हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी की जो पाठ्य पुस्तिका, नई पाठ्य पुस्तिका आई है, मल्हार बुक से हम पढ़ रहे थे माँ कह एक कहानी। ये कविता लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने, और इस कविता में पुत्र राहुल और माँ यशोधरा के बीच संवाद का वर्णन किया गया है। किस तरह से पुत्र माँ से एक कहानी कहने को कहते हैं, और फिर माँ उन्हें उन्हीं के पिता की कहानी सुनाती है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये कविता आपको पढ़ाई थी और आपने कविता पढ़ी भी थी, और आज हम इस कविता को पढ़ेंगे, इस कविता की पंक्तियों को, शब्दार्थ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो माँ कह एक कहानी, ये जो कविता है इसमें पुत्र राहुल अपनी माता से कहता है कि माता, मुझे एक कहानी सुनाइए। तो इस पर माता क्या कहती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। ठीक है, तो माता कहती है कि हे बेटा, क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। तो अब राहुल क्या कहता है, कहती है मुझसे चैटी। चैटी कहते हैं दासी को। दासी ने मुझे बताया कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। पहली पंक्तियों में आपने ये पढ़ा था, तो ये हमने आपको लिखा दिया था। उपरोक्त पंक्तियों में सिद्धार्थ पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद करते हुए कहता है कि माँ उसे एक कहानी सुना दे। इस पर यशोधरा बालक को डांटते हुए कहती हैं कि क्या उसने यशोधरा को अपनी नानी समझ लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि बचपन में अक्सर नानी ही बच्चों को कहानी सुनाया करती हैं, जिस वजह से यशोधरा भी राहुल से यह वाक्य कहती है। बालक कहता है कि उसे तो दासी ने बताया है कि वह उसकी नानी की बेटी है, इसलिए वह जैसी लेटी हुई है वैसे ही लेटे लेटे कोई कहानी सुना दे। वह कोई ऐसी कहानी सुना दे जिसमें कोई राजा या रानी हो। तो इस कविता का भावार्थ क्या है कि सिद्धार्थ पुत्र राहुल अपनी माता यशोधरा से किसी राजा या रानी की कोई एक कहानी सुनाने की जिद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में भी आप देख पा रहे हैं कि पुत्र अपनी माता से कह रहे हैं कि वो उन्हें एक कहानी सुना दे। तो माता ने क्या कहा, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन मानी, जहाँ सुर भी मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। अब हठी कहते हैं जिद्दी को। देखिए, जिन्होंने नहीं लिखा है वो दोबारा लिखे, हम रिवीजन इसको कर रहे हैं। अंतिम पंक्तियों को हमने छोड़ दिया था, तो वहां से हम शुरू करेंगे, तो इसलिए हम स्पीड में इसको पढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। फिर लास्ट में आप इसके जो अंतिम पद्यांश हैं उनको हम धीरे धीरे कराएंगे। तो हठी का अर्थ होता है जिद्दी। मान धन का अर्थ होता है वह जिसका धन मान व प्रतिष्ठा हो, जो अपने मान या इज्जत को ही धन समझता हो। क्योंकि माता अपने पुत्र को ही अपना सब कुछ समझती है, अपना मान और अपनी प्रतिष्ठा समझ रही है। तो माता ने क्या कहा, तू है हठी मान धन मेरा। तू जिद्दी तो है लेकिन मेरा मान है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरी इज्जत है। उपवन कहते हैं बगीचे को, बड़े सवेरे अर्थात प्रातः काल, सुबह सुबह। तात यानी पिता, भ्रमण यानी घूमना या सैर करना, सुरभि यानी सुगंध, सुगंधित हवा, मनमानी यानी इच्छा के अनुसार। तो यशोधरा पुत्र राहुल से कहती हैं कि वह बड़ा जिद्दी है, परंतु वह ही उसके सम्मान की पूंजी भी है। यह कहकर यशोधरा पुत्र राहुल को अपनी एक कहानी जो है वो सुनाने लगती हैं कि उनके पिता बहुत प्रातः यानी सुबह सुबह बगीचे में भ्रमण करते थे। वहां बगीचे में मन के अनुकूल सुगंधित हवा बहती थी। राहुल भी माँ की बात दोहराते हुए कहते हैं कि मन को अच्छी लगने वाली सुगंधित हवा बह रही थी, हाँ माँ यही कहानी सुना दे। तो राहुल कहते हैं कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है, आप मुझे यही कहानी सुना दें। तो उपरोक्त पंक्ति में यशोधरा पुत्र राहुल की जिद को पूरा करने के लिए उसके पिता सिद्धार्थ की ही कहानी सुनाने लगती हैं, और राहुल को भी उस कहानी को सुनने का बड़ा मन हो जाता है।
आगे कहती हैं, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, हाँ हाँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के अर्थात रंग बिरंगे, अलग अलग रंग के, झलमल कर झिलमिलाते हुए, हिम बिंदु जमी हुई ओस या पाला, झिले थे यानी चमक रहे थे, हिले मिले थे मिश्रित थे, लहराता था पानी, पानी लहरा रहा था। यशोधरा कहानी सुनाते हुए उस बगीचे की सुंदरता का वर्णन करती है जिसमें सिद्धार्थ घूमने जाते थे। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, उस बगीचे में फूल पत्तों पर ओस की बूंदें जमी हुई थी, तो उषाकालीन किरणों के स्पर्श से झिलमिला रही थी। प्रातःकालीन हवा के हल्के झोंकों से ओस की बूंदों से मिश्रित फूल पत्ते चमक रहे थे। हवा के इन कोमल झोंकों से तालाब के पानी में भी लहरें उठ रही थी। राहुल कहानी सुनते हुए कहने लगा कि हाँ माँ, यही कहानी सुना दो। इसका भाव है कि यशोधरा राहुल को बगीचे की सुंदरता बतला रही है, जिसे सुनना राहुल को बहुत पसंद आ रहा था। तो इसलिए वो क्या कह रहा था कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनानी है, यही कहानी आप मुझे सुना दो। आगे गाते थे खग कल कल स्वर से। अब यहाँ इस बगीचे की सुंदरता का वर्णन करते हुए माँ यशोधरा कहती हैं, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, वृद्ध होकर खरसर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो अब क्या कहती है माता? खग कहते हैं पक्षी को, कलकल स्वर अर्थात पक्षियों की जो मधुर ध्वनि होती है उसे कलकल स्वर कहा जाता है। सहसा अर्थात अचानक, वृद्ध होकर यानी घायल होकर, खर यानी तेज से, पक्ष यानी कि पंख, और सर यानी बाण, हानि अर्थात हानि। ठीक है, करुणा दयालुता। तो इस पद्यांश में माता यशोधरा शिकारी के बाण से घायल हंस की दशा को मार्मिक ढंग से वर्णित करते हुए कहती हैं कि प्रातः काल में पक्षी अत्यंत मधुर स्वर में ध्वनि करते थे। अचानक ही ऊपर से एक हंस नीचे आ गिरा। उस हंस पर किसी ने पैने बाणों से प्रहार किया था। उसके एक पंख पर बहुत अधिक चोट आई थी। यह सुनते ही बालक राहुल कह उठा कि उसके पंख पर चोट आ गई थी। यह कहानी तो करुणा अर्थात दयालुता से भरी हुई है। यानी कि इस कहानी को सुनकर के राहुल को भी दया आ गई, उनके मन में भी दया का भाव उमड़ आया। तो वो क्या कहने लगे कि ये कहानी तो बड़ी करुणामयी है और ये दयालुता से भरी हुई है, क्योंकि किसी पक्षी को जो है किसी अन्य मनुष्य ने मारा है। तो यहाँ भाव क्या है? हंस के चोटिल होने की बात सुनकर राहुल का जो मन है वो करुणा से भर गया था। इस पद्यांश में ये बताया गया, क्योंकि राहुल ने क्या कहा कि हाँ माँ, ये तो बड़ी करुणा भरी कहानी है, बड़ी दयालुता की कहानी है। तो इस पूरे पद्यांश का भाव क्या आया कि हंस को जब चोट लगी हुई, चोटिल होने की बात सुन करके राहुल का जो मन था वो करुणा से भर गया, दया से भर गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पंक्ति में, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। और जैसे ही वो जो पक्षी है, पहले कविता पढ़ लेते फिर देखिए। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो जब वो पक्षी जो है उस उपवन में, उस वन में, उस बगीचे में गिरा, तो राहुल के पिता सिद्धार्थ ने चौंक करके उस पक्षी को उठाया। और जैसे ही उन्होंने उठाया, उस पक्षी को लगा जैसे मानो उसने एक नया जीवन उसे मिल गया हो, क्योंकि किसी रक्षक के हाथ में वो आ गया था। इतने में आखेटक आया, जो शिकारी था, आखेटक का अर्थ होता है शिकारी। इतने में जो शिकारी था वो भी आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, उसे अपने लक्ष्य सिद्धि पर जो है बड़ा अभिमान था, बड़ा गर्व था कि मैंने अपने बाणों से इसको जो है इसका लक्ष्य साधा है। लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो ये कहानी एक तरफ जहाँ कोमल जो रक्षा करने वाला है उसके कोमल हृदय की है, और एक जो आखिटक है, जो शिकारी है, उसका जो कठिन हृदय है उसकी कहानी है। आइए
शब्दार्थ और व्याख्या लिखेंगे। चौंक यानी अचंभित होकर या आश्चर्य से उन्होंने यानी सिद्धार्थ ने, सा अर्थात मानो, आखिटक अर्थात शिकारी, लक्ष्य सिद्ध कहा जाता है निशाना साधने में मिली सफलता। तो जो शिकारी था उसे अपने निशाने को साधने से जो सफलता मिली थी उस पर जो है उसे घमंड था, वो घमंड करने वाला था। मानी अर्थात घमंड करने वाला, उसे घमंड था कि उसने अपना जो बाण है वो सीधे उस पक्षी पर मारा। कोमल और कठोर भाव से परिपूर्ण ये कहानी है। व्याख्या, यशोधरा सिद्धार्थ द्वारा हंस को उठाने व शिकारी के आ जाने की बात बालक राहुल को बताती हुई कहती हैं कि अचंभित हुए सिद्धार्थ ने घायल हंस पक्षी को उठा लिया। हंस को लगा मानो उसने फिर से नया जन्म प्राप्त किया हो। इसी बीच वह शिकारी वहां आ गया जिसने उस पक्षी की घायल किया था। उसे इस बात का घमंड था कि उसका निशाना सफलतापूर्वक लगा है। कहानी सुनता हुआ राहुल कहने लगा कि उस शिकारी को अपने लक्ष्य सिद्धि पर अभिमान था। निश्चित रूप से यह कहानी कोमलता का भाव भी लिए हुए है और अति कठोर भाव भी इसमें प्रदर्शित कर रही है। तो इससे जो है राहुल ने क्या कहा कि इस शिकारी को अपने लक्ष्य सिद्धि पर क्या था, घमंड था। तो उसने क्या कहा, अब इस पंक्ति का भाव क्या है, उपरोक्त पंक्तियों में सिद्धार्थ की ही तरह पुत्र भी दया भाव का दर्शन उसमें मिला। जिस प्रकार से सिद्धार्थ में दया का भाव था, एक पक्षी जब नीचे गिरता है उस बगीचे में तो वो उस पक्षी की रक्षा के लिए उस शिकारी से भी लड़ता है, उससे जो है उनकी बातचीत होती है, बहुत बड़ा जो है विवाद चलता है और आगे न्यायालय तक ये बात पहुंचती है। तो जिस प्रकार से पिता दयालु थे ऐसे ही पुत्र राहुल भी दयालु थे। मांगा उसने आहत पक्षी, किसने, उस शिकारी ने, तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तेरे जो पिता थे वो उस पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खगभक्षी, तब जो वो खगभक्षी, खग को खाने वाला, पक्षी को खाने वाला था, हट करने की ठानी, उसने फिर हट कर डाली, नहीं जी मुझे तो मेरा पक्षी चाहिए, हट करने की ठानी। तब उसने हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, क्योंकि एक तो रक्षा करने वाला था, सिद्धार्थ उस पक्षी की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन जिसने उस पक्षी पर जो है बाण चलाए थे वो उसे खाना चाहता था, वो उसे पाना चाहता था, और वो भी हट पर आ गया कि नहीं मुझे मेरा पक्षी चाहिए। अब बढ़ चली कहानी, और ये जो कहानी थी वो आगे बढ़ चली थी। यशोधरा आगे कहती हैं बच्चे को कहानी सुनाती हुई कि उस शिकारी ने उस घायल पक्षी की मांग की, परंतु राहुल के पिता सिद्धार्थ उस पक्षी के रक्षक थे, अर्थात उन्होंने उसकी रक्षा की थी, तो वे उसे पक्षी देना नहीं चाहते थे। तब उस शिकारी ने उस घायल हुए पक्षी को हठपूर्वक प्राप्त करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वह तो पक्षियों को खाने वाला था। यह सुनकर राहुल कहने लगा कि उस शिकारी ने उस घायल पक्षी को रक्षक से हठपूर्वक प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। अब तो यह कहानी आगे बढ़ती जा रही थी। ठीक है, भाव क्या है, उपरोक्त पंक्तियों का भाव यह है कि सिद्धार्थ उस घायल पक्षी को बचाना चाहते थे और वह शिकारी उस पक्षी पर अपना अधिकार समझकर हठपूर्वक पक्षी को पाना चाहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब क्योंकि जो शिकारी था
वो हट कर रहा था कि नहीं, मैंने इस पक्षी को भेदा है, ये पक्षी मेरा है। इधर सिद्धार्थ उस पक्षी की रक्षा करना चाहते थे, तो उन्होंने उसे देने से मना कर दिया, क्योंकि वो उसे मार देता और उसे खा जाता। इसलिए अब विवाद बढ़ गया और कहाँ तक चला गया? न्यायालय तक चला गया। विवाद अर्थात वाद विवाद दोनों में होने लगा, सिद्धार्थ और उस शिकारी में। सदय निर्दय में, दयावान और दया से रहित व्यक्ति में क्या होने लग गई? विवाद होने लगा। उभय यानी दोनों ही आग्रही, आग्रह करने वाले, अडिग रहने वाले, दोनों ही अपनी अपनी बातों में अडिग थे। एक ने कहा नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा, दूसरे ने कहा नहीं, मुझे मेरा पक्षी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको लक्ष्य इसका जो है साधा है, इसको तीर से मैंने मारा है, तो ये पक्षी मेरा है। स्व विषय में, अपने अपने विषयों में, क्योंकि एक तरफ तो रक्षक है, दूसरी तरफ भक्षक है, तो दोनों अपने ही अपने विषय में जो है अडिग रहे, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। जानी यानी ज्ञात हुआ, व्यापक यानी कि फैल गई, विस्तृत हो गई। आगे यशोधरा राहुल को कहानी सुनाते हुए बताती हैं कि उस पक्षी को लेकर वे दयावान सिद्धार्थ और निर्दयी शिकारी के बीच अब जो है वाद विवाद बढ़ने लगा। दोनों ही अपने अपने विषयों पर अथवा अपने अपने पक्ष में अडिग थे। तब यह विवाद न्यायालय में चला गया, आगे जहां पर न्याय होता है। देखिए, जब दो पक्षों में न्याय जो है साधारण लोगों से नहीं होता है, तो ये जो विवाद है वो न्यायालय तक चला जाता है। सभी ने इस वाद विवाद के बारे में सुना और पूरी घटना को जान लिया। राहुल ने इसी विषय को दोहराते हुए कहा, तब तो यह कहानी और भी अधिक विस्तृत यानी कि फैल गई और सभी जगह फैल गई होगी। तब राहुल भी इस बात को समझ रहे हैं और माता से कहते हैं कि अच्छा, कि अब ये न्यायालय तक चली गई बात, इसका मतलब अब ये जो कहानी है ये तो और विस्तृत हो गई, अब और ज्यादा फैल गई होगी, क्योंकि जब बात न्यायालय तक पहुंचती है तो बात फिर फैल जाती है। तो राहुल इस बात को कहते हैं कि अच्छा, तब तो ये बात जो है और ज्यादा क्या हो गई है? विस्तृत हो गई होगी, और जगह फैल गई होगी, सभी जगह फैल गई होगी। तब यहाँ पर भाव क्या है? रक्षक और भक्षक के मध्य वाद विवाद बढ़ा, तो इस वाद विवाद को न्यायालय में ले जाया गया ताकि सभी सही निर्णय हो सके। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? अब माता ने इस निर्णय को न्यायालय तक जाने तक तो ठीक है, लेकिन पूरी बात नहीं बताई कि आखिर इसका न्याय क्या हुआ। अब माता ने बच्चे को कह दिया, राहुल से कह दिया, यशोधरा ने राहुल से कहा कि राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? तू किसका न्याय पक्ष लेता है? तू किसकी तरफ है? न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी। तो अब माता कहती है कि हे राहुल, अब इस न्यायालय का तो जो भी रहा होगा, लेकिन तू इसका निर्णय ले, तू किसका पक्ष लेता है? न्याय पक्ष लेना है। कह दे निर्भय जय हो जिसका, जिसकी भी जय हो, निर्भय होकर के, निडर होकर के कह दे, सुन लूं तेरी बानी, मैं तेरी बानी सुनना चाहती हूँ, तेरे मुख से सुनना चाहती हूँ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब बच्चा कहता है कि माँ मेचे मैं क्या कहूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। चलिए अर्थ लिखेंगे। निर्णय यानी कि हल या समाधान, किसी समस्या का हल। जब दो लोगों के बीच वाद विवाद होता है तो न्यायालय तक जाती है, तो वहां पर उस बात का समाधान किया जाता है। निर्भय अर्थात निडर होकर, ठीक है। बानी अर्थात बोली, वचन, बात। व्याख्या, यशोधरा कहती है कि राहुल अपने अनुसार इस घटना का समाधान करके बताए कि न्याय किसका पक्ष लिया करता है। तो अब माता ने पुत्र के ऊपर छोड़ दिया कि हे पुत्र, इस बात का निर्णय अब तुम लोगे, तुम मुझे बताओगे कि न्यायालय को किसका साथ देना चाहिए। ठीक है, एक तरफ वो खगभक्षी, वो जो शिकारी है, आखेटक है, उसका साथ देना चाहिए क्योंकि उसने निशाना तो साधा है। तो क्या न्यायालय को उसका साथ देना चाहिए? क्या न्यायालय को सिद्धार्थ का साथ देना चाहता है? क्योंकि वो किसी प्राण की रक्षा कर रहे हैं।
तो सबसे बड़ा धर्म होता है किसी की जान बचाना, किसी के प्राणों की रक्षा करना। ठीक है, तो किसी की प्राणों की रक्षा करने के लिए तो न्याय जो है किसकी तरफ होगा, ये आप भी कहेंगे। तो यहाँ माता पूछती है, अर्थात रक्षक का या भक्षक का। वह बिना किसी डर के अब पुत्र से बोल रही हैं कि तुम इसका निर्णय बताओ, बिना डर के कह दे कि इस विवाद में किसकी विजय होगी। इस विषय पर यशोधरा राहुल के वचन सुन लेना चाहती थी। माँ की बात सुनकर राहुल कहने लगा कि इस विषय पर वह क्या बात कर सकता है, वह तो कहानी सुन रहा है। तो अब माता ने जब पूछा कि राहुल तुम बताओ कि न्यायालय को किसका साथ देना चाहिए, तो राहुल ने क्या कहा कि मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। तो इसका भाव क्या हुआ, पक्षी के हक की घटना के निर्णय के विषय में यशोधरा राहुल के वचन सुनना चाहती है। तो अब आगे क्या कहा, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी, तूने गुनी कहानी। तो अब क्या हुआ, चलिए पहले शब्दार्थ लिख लेंगे। निरपराध, अपराध न करने वाले को, उबारे अर्थात रक्षा करे, वारे अर्थात निछावर किया जा सकता है, दानी यानी देने वाला, गुनी अर्थात समझ ली। चलिएगा इन शब्दार्थों को लिखेंगे आप। चलिए, तो अब यशोधरा कहानी का अंत करते हुए कहती है कि जब कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मार रहा हो तो कोई अन्य व्यक्ति उसके बचाव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात हर कोई व्यक्ति निर्दोष की रक्षा अवश्य करेगा। इस तरह ऐसे रक्षक के ऊपर अनेक भक्षकों को न्यौछावर किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि भक्षक से रक्षक श्रेष्ठ होता है, न्याय देने वाला दयावान भी श्रेष्ठ होता है। राहुल ने यह सब सुना कि न्याय देने वाला दयावान श्रेष्ठ होता है, तब उसकी माँ यशोधरा कहने लगी कि अब तो निश्चय ही तुमने कहानी के वास्तविक अर्थ को ठीक तरह से समझ लिया है। ठीक है, चलिए। तो चलिए इसमें भाव क्या है, उपरोक्त पंक्तियों का भाव यह है कि रक्षक ही वस्तुतः भक्षक से बढ़कर होता है, अर्थात कोई किसी को मार रहा है, चाहे वो उस पर जो है उसके, वैसे तो किसी निजी किसी व्यक्ति पर जो है किसी का अधिकार नहीं होता है, सबको अपने राइट्स हैं, चाहे वो आपका बेटा हो, पिता हो, आप उस पर जो है अपने निजी जो आपके उसूल हैं उनको आप नहीं थोप सकते किसी पर, क्योंकि हमारे संविधान में हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, अपने राइट्स हैं। तो लेकिन अगर आप किसी की रक्षा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको जो है ऊपर समझा जाएगा और आपको न्याय में पहले आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, न्याय में फिर आप ही को सफलता मिलेगी। तो इस कविता में बच्चों आपने राहुल और माता यशोधरा के बीच का संवाद पढ़ा, जिसमें यशोधरा राहुल को उनके पिता सिद्धार्थ की ही एक कहानी सुनाती हैं। तो माता उन्हें बताती हैं कि किस तरह उनके पिता सिद्धार्थ ने इस कहानी में एक पक्षी की रक्षा की और उस पक्षी की रक्षा के लिए वो न्यायालय तक चले गए, लेकिन अंत में माता ने पुत्र से उस कहानी का
जो निर्णय था वो बताने से पहले बच्चे को, पुत्र को ये समझाया कि रक्षा करने वाला ही बड़ा होता है, दया करने वाला ही श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दया भाव है वो श्रेष्ठ धर्म है। ठीक है, दया का जो भाव है वो श्रेष्ठ है। और आप जानते हैं ये कहानी किसने लिखी है? माँ कहे एक कहानी कविता के माध्यम से लिखी है, लेकिन ये कहानी लिखी है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर इस कविता से, तो इसका सारांश क्या हुआ? कविता का सारांश, इसमें बाल हट है। बच्चा माँ से बाल हट करता है। बाल हट जानते हैं आप? बच्चा जो किसी चीज की हट करते हैं तो वो फिर जो है किसी की नहीं सुनते हैं, वो हट करने लग जाते हैं, मुझे चाहिए तो चाहिए। तो बालक राहुल अपनी माँ से जिद करता है कि वह उसे नानी की तरह कोई राजा रानी की कहानी सुनाइए। फिर इस कहानी में सुंदर उपवन का जो है वर्णन किया गया है। माँ राहुल की जिद सुनकर एक कहानी शुरू करती है। वह बताती है कि एक दिन सुंदर सुबह सुबह राहुल के पिता सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुए, बगीचे में टहल रहे थे, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे, ओस की बूंदें थी और बहती हवा, एक शांत व मनमोहक माहौल वहां पर बना हुआ था। एक घायल हंस की इन्होंने यहाँ पर बात की, जो अचानक से एक शिकारी के बाण से घायल होकर के उस बगीचे में आकर गिर पड़ा। रक्षक और शिकारी, राहुल के पिता उस घायल हंस को उठाते हैं और उसका उपचार करते हैं। उसी समय जो शिकारी था जिसने उस हंस को मारा था, वो वहां पहुंचता है और उस पर अपना अधिकार जमाता है। लेकिन राहुल के पिता सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध उस हंस को उसे नहीं देते हैं और उस हंस को लेकर के वो न्यायालय तक चले जाते हैं। न्यायालय का निर्णय सुनने से पहले माता यशोधरा राहुल से कहती हैं कि पुत्र, तुम ही इस का न्याय करोगे और तुम मुझे बताओ कि किसकी जीत होनी चाहिए। निडर होकर के तुम मुझे बताओ कि आखिर जीत किसकी होनी चाहिए। तो पुत्र उन्हें बताता है कि माँ मैं क्या कहूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। फिर माता बताती है कि दयावान ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसलिए यहाँ सिद्धार्थ की ही जीत होती है। चलिए, तो इस कविता के प्रश्न उत्तर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने माँ कहे एक कहानी कविता पढ़ ली। इस कविता के भावार्थ को आपने लिखा, शब्दार्थ भी लिखे और व्याख्या भी लिख लिया है। अब इसके प्रश्न उत्तर आप करके लाएंगे, क्योंकि कविता को हम 2 बार रिवीजन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।